सो गाइज इसके पहले वाले क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग दो वेक्टर को ऐड करते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम लोग उसका डायरेक्शन समझते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा क्या था, आपने ये चीज़ पढ़ा था कि ए वेक्टर कोई मान लो ऐसे जा रहा है, ए वेक्टर, ठीक है, कोई दूसरा वेक्टर है जो बी वेक्टर है, कोई उस तरह से जा रहा है बी वेक्टर, और यहाँ पे जो चीज़ है वो आपका रिजल्टेंट जो है, सपोज दैट ये आपका रिजल्टेंट है, तो यहाँ पे आप लोग का फॉर्मूला जो निकल के आ रहा था कुछ इस तरह से हम लोग डॉटेड डॉटेड करके बनाए थे। फिर मैंने बताया था कि यहाँ पे एक एंगल होता है अल्फ़ा होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग आर जो निकाल के लाए थे वो क्या आया था, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये चीज़ आया था। लेकिन मैंने बोला था कि ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आपका मैग्नीट्यूड है। मैंने बताया था कि ये चीज़ क्या है आपका, ये चीज़ मैग्नीट्यूड है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फाइंड करेंगे क्या, डायरेक्शन। अब हम लोग फाइंड करेंगे क्या, डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब कि जैसे दो वेक्टर अगर लग रहा है कहीं पे तो उसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा। रिजल्टेंट का वैल्यू तो पता चल गया, लेकिन रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमको यहाँ पे क्या निकालना होगा, अल्फा को निकालना होगा। इस एंगल को पता कर ले, क्योंकि देखो ये रिजल्टेंट है, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री पे जा रहा है इसका मतलब रिजल्टेंट का डायरेक्शन 30 डिग्री है। अगर 45 पे जा रहा है मतलब रिजल्टेंट का डायरेक्शन 45 है। अगर 90 पे जा रहा है मतलब रिजल्टेंट का डायरेक्शन 90 है, ठीक है। तो हम लोग को डायरेक्शन यहाँ पे फाइंड करना। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, डायरेक्शन के लिए हम लोग निकालेंगे tan अल्फा। क्या निकालेंगे, tan अल्फा। और tan का वैल्यू क्या होता है, tan का वैल्यू होता है आपका परपेंडिकुलर बाय बेस, p बाय b। तो इस एंगल के हिसाब से, अल्फा के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन होगा, परपेंडिकुलर ये वाला चीज़ होगा, ठीक है। और ये वाला चीज़ क्या होगा, बेस होगा। तो आप सबको याद है कि ये वाला चीज़ जो आया था वहाँ पे वो आपका आया था b साइन थीटा, है ना। यहाँ पे एंगल लगा हुआ था तो ये वाला चीज़ आया था शायद आपका b साइन थीटा आया था, और नीचे वाला जो चीज़ आया था वो आपका आया था b कॉस थीटा, यही आया था ना, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ये आपका b साइन थीटा था और ये आपका क्या था, b कॉस थीटा था। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में हमारा क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भाई परपेंडिकुलर तो ये है, लेकिन अगर हम बेस की बात करें तो बेस ये पूरा है। तो उसके लिए कैसे लिखेंगे, परपेंडिकुलर को हम लिख देंगे क्या, b साइन थीटा, और जो बेस है वो मेरा क्या हो जाएगा, a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। क्या हो जाएगा, a प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पे tan अल्फा होगा वो क्या होगा, b साइन थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि हम लोग का जो डायरेक्शन है वो क्या आएगा। नाउ गाइस इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अभी जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े ना, इसमें हम लोग अभी 3 केस देखेंगे। केस क्या होगा, 3 नहीं 4 केस देखेंगे। केस क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे कुछ छेड़खानी करेंगे। छेड़खानी मतलब ये जो आर है, अच्छा ये छेड़खानी मैं आप लोग को क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्यों आप लोगों को मैं अलग अलग केस पढ़ा रहा हूँ, इसका पीछे रीज़न है कि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ पे आपको तो एक जनरल फार्मूला यही पता है ना, दो वेक्टर को जोड़ने का। तो आप क्या करोगे कि अलग अलग केस के लिए भी फिर से डेरिवेशन करने लगोगे। जैसे कि होगा क्या कि कभी आपको ये जो थीटा है ना, इस थीटा को चेंज कर देगा। कभी ये थीटा बोलेगा 90 डिग्री पे निकाल के बताओ, कभी ये थीटा बोलेगा कि 0 डिग्री पे निकाल के बताओ, ठीक है। कभी बोलेगा आपसे कि 180 डिग्री पे निकाल के बताओ, कभी बोलेगा थीटा कितने पे बता दो, 180 पे बता दो, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा कर देगा कि जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है किसके, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, और वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। मतलब बोल देगा ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों इक्वल है, तो उसके बाद आपका वैल्यू क्या आएगा। तो इस तरह के केस में न्यूमेरिकल में इसी तरह का केस देता है। तो इस तरह के केस में बच्चे क्या करते हैं कि इस यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि हम लोग पहले से ही केस पढ़ लेंगे, और जैसे ही अपने दिमाग में आएगा क्वेश्चन में कि 90 डिग्री है तो उस वाले केस को लगाएंगे, ठीक है। ये फार्मूला नहीं लगाएंगे। जैसे ही देखेंगे कि 0 डिग्री है मतलब जो केस पढ़े हैं उसको लगाना है। जैसे ही देखेंगे कि ए और बी इक्वल है तो फिर जो केस पढ़े हैं उसको लगाना है। तो वो केस का वैल्यू क्या होगा वो भी देखेंगे। पहले आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं। सो गाइज अपने पास यहाँ पे 4 केस है। 4 केस में क्या क्या है कि अगर थीटा 0 डिग्री हो तो क्या होगा, अगर थीटा 90 डिग्री हो तो क्या होगा, और अगर थीटा 180 हो तो क्या होगा, और अगर दो वेक्टर इक्वल हो जाए, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों इक्वल हो जाए, और किसके इक्वल हो जाए, एक्स के इक्वल या कोई भी नंबर के इक्वल हो जाए तो क्या होगा। ये 4 केस है, इस पे आप लोग का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको भी हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो सबसे पहले हम लोग का रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है उसको लिख लेते हैं। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, रूट ओवर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये है। अच्छा, डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेन अल्फा करते हैं। टेन अल्फा निकालते हैं कैसे, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर अपने पास थीटा क्या है, जीरो है, थीटा जीरो है, तो रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू आप सबको पता है गाइस, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप सबको पता होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यही फॉर्मूला है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस चीज़ को हम ऐसे लिख दिए, यहाँ आर था, यहाँ आर था, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। कैसे हुआ समझ में आ गया होगा आप सबको आई थिंक। ये स्क्वायर ये रूट से कट जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे स्क्वायर है तो ये क्यों नहीं काट पाए, क्योंकि ये देखो प्लस के साइन में, यहाँ पे क्या है, होल पे स्क्वायर है, तो होल पे स्क्वायर है तो ये कट सकता है। ठीक है, स्क्वायर और रूट कट गया तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया। ठीक है, तो जब भी 0 डिग्री रहेगा, मान लो 0 डिग्री पे दो वेक्टर काम कर रहा है, जैसे कि एक वेक्टर है इधर 5 न्यूटन से जा रहा है, दूसरा वेक्टर है इधर 8 न्यूटन से जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री का। अगर पूछेगा कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो सिंपली जोड़ देना है। 5 और 8 अगर ये है तो 8 5 जो भी होता है आपका, 8 5 13 जो भी होता है, 13 न्यूटन आपका हो जाएगा नॉर्मली। तो जब भी न्यूमेरिकल में देखना 0 डिग्री, सिंपल आर इज इक्वल टू जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम डायरेक्शन की बात करें ना, तो डायरेक्शन तुम ही सोचो किधर होता होगा, दो वेक्टर का रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होता होगा, एक इधर जा रहा दूसरा भी इधर ही जा रहा, तभी तो 0 डिग्री बन रहा ना। एक इधर जा रहा है दूसरा भी इधर जा रहा है, तभी ना बनेगा 0 डिग्री। हाँ, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ही 0 बनता है, अपोजिट डायरेक्शन में 180 बनता है, तो सेम डायरेक्शन में 0 बनने के वजह से इसको लोग नॉर्मली जोड़ सकते हैं। और अगर रिजल्टेंट डायरेक्शन देखा जाए तो रिजल्टेंट डायरेक्शन भी तो उधर ही होगा ना, तो वो भी देख लेते हैं कैसे आता है डायरेक्शन। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या निकाल लेंगे, बी साइन 0 डिग्री और ए प्लस बी कॉस 0 डिग्री। तो नीचे कुछ भी उससे मतलब नहीं है, लेकिन ऊपर देखो बी साइन 0, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग, पूरा पूरी ऊपर वाला 0 हो जाएगा, तो 0 बाई ए प्लस बी कॉस 0 डिग्री, मतलब ये पूरा पूरी 0 है। दैट मीन्स कि इसका जो डायरेक्शन होता है, ऐसे कोई नया रिजल्टेंट निकल के इसका नहीं आता है, ऐसे कोई इसका नया रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकल के नहीं आता है। जब भी आप टेन अल्फा निकालो और टेन अल्फा 0 आ जाए, तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि इसका कोई नया डायरेक्शन निकल के नहीं आएगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में आपका वेक्टर जा रहा है उसी डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट होगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं 90 के केस में। 90 के केस में क्या होगा कि जब दो वेक्टर कुछ इस तरीके से एक्ट करेंगे, एक वेक्टर ऐसे एक्ट करेगा और एक वेक्टर ऐसे एक्ट करेगा। जब दो वेक्टर 90 के रिस्पेक्ट में एक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो देखो आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, क्योंकि भाई कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो एक स्टेप मैं और करके दिखा देता हूँ, 2ab इंटू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये किसका आ गया, आर का वैल्यू आ गया। तो जब आपको 90 डिग्री पे रहे तो सिंपली आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना। ओके, इसके बाद हम लोग अगर इसका डायरेक्शन का बात करें तो डायरेक्शन में क्या निकाल लेंगे इसका हम लोग, टेन अल्फा। भाई टेन अल्फा निकालने के लिए बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, तो बी साइन ऊपर में कितना है भाई, कितने डिग्री के लिए करना है, 90 डिग्री के लिए करना है, तो बी साइन 90 डिग्री। नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी कॉस 90 डिग्री। अच्छा, ऊपर बता दो बी साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, तो साइन 90 का वैल्यू 1। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो यहाँ पे क्या आएगा गाइस, बी बाई ए, मतलब टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जा रहा है आपका, टेन अल्फा इज इक्वल टू आ जा रहा है आपका बी बाई ए। तो जब भी मेरे को डायरेक्शन निकालना होगा 90 डिग्री के लिए, तो उतना लंबा चौड़ा कहानी नहीं करेंगे, टेन अल्फा इज इक्वल टू बी बाई ए कर देंगे, मतलब दूसरा वेक्टर को पहले वेक्टर से डिवाइड कर देंगे, काम खत्म। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब थीटा 180 डिग्री रहेगा तो क्या होगा, तो आर इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लगाते हैं रूट ओवर ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। भाई देखो कॉस 0 का जो वैल्यू होता है ना वही तुम्हारा कॉस 180 का भी वैल्यू होता है, ठीक है, क्योंकि एक समझो कि साइकिल रिपीट होता है, 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ तो 180 यहाँ पे आके खत्म होगा, तो दोनों पॉइंट्स जो होते हैं ना वो रिपीट होते हैं, बस खाली डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इधर से इधर आ जाता है, इसीलिए माइनस लगता है। तो कॉस 0 का वैल्यू कितना है 1, तो कॉस 180 का वैल्यू कितना हो जाएगा -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √a² प्लस b² माइनस ऑफ 2ab। अब माइनस ऑफ 2ab क्या है लिखे भाई, तो कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, तो -1 मल्टीप्लाई 2ab तो क्या हो गया माइनस ऑफ 2ab। तो r इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, r इज इक्वल टू निकल के आएगा। अच्छा ये देखो तो ये तुम्हारा जो चीज़ है ये तुम्हारा ये नहीं लग रहा है a² प्लस b² माइनस 2ab, मतलब ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल जो हमारा आएगा r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू आ जाएगा √a माइनस बी का, अच्छा a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर और रूट तो कट जाएगा ना, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा डायरेक्टली, r इज इक्वल टू आ जाएगा a माइनस बी। ये आ गया आपका रिजल्टेंट। अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में हमारा निकलता है tan अल्फा, tan अल्फा में होता है b साइन थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। तो भाई b साइन 180 डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस 180, तो सिंपल सी बात है साइन 180 का वैल्यू होता है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर 0 और नीचे कुछ भी रहे तो मतलब नहीं है, तो tan अल्फा बेसिकली क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ गए, tan अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, tan अल्फा 0 क्यों आ जा रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है दो वेक्टर आपस में माइनस कर रहे हैं, जैसे ऊपर में दो वेक्टर आपस में प्लस कर रहा था, यहाँ पे क्या होगा दो वेक्टर आपस में माइनस करेगा, तो जिधर रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा मतलब जिधर नेट वेक्टर होगा उधर ही आपका रिजल्टेंट बन जाएगा, इसीलिए इसका जो ये वैल्यू आता है वो आपका 0 आता है, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट केस कर रहे होंगे हम लोग, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि a वेक्टर और b वेक्टर दोनों किसके बराबर हो गया है, x के बराबर हो गया। तो इस केस में थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज़ है, तो हम लोग इस केस को थोड़ा अच्छे से करेंगे, हो सके तो मैं इस केस को बनाने के लिए ऊपर वाला चीज़ भी मिटा दूँ, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा, ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो केस 4 में हम लोग को दिख रहा है क्या कि भाई a और b को ही अलग कर दिया, तो फॉर्मूला पहले देख लेते हैं, r इज इक्वल टू क्या होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, अभी थीटा क्या है नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है a और b को दोनों को इक्वल कर दिया, मतलब x² प्लस x² प्लस 2x इंटू x कॉस थीटा। तो इस केस में क्या हो जाएगा ये √x², मतलब x² जुड़ के क्या हो गया 2x² प्लस 2x² कॉस थीटा। दिख रहा है आपको 2x² प्लस 2x² कॉस थीटा, कैसे आया समझ में आ गया, ये x मल्टीप्लाई हुआ तो x² बन गया, यहाँ पे x² जोड़े तो क्या हो गया 2x² हो गया। तो गाइस अगर हम यहाँ से 2x² को कॉमन ले ले, किसको कॉमन ले ले 2x² को कॉमन ले ले, तो यहाँ से क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, और यहाँ से क्या बच जाएगा कॉस थीटा बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ पे एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास क्या है गाइस 1 प्लस कॉस थीटा है, हमारे पास क्या है 1 प्लस कॉस थीटा। तो ध्यान से समझना, अगर यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ पे थीटा है, तो अगर यहाँ पे मेरे पास थीटा रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 क्यों हो जाएगा, थीटा बाई 2 इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ देखो यहाँ 2 थीटा था, यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा बना, तो यहाँ पे एक थीटा रहेगा तो यहाँ पे थीटा बाई 2 बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओवरऑल हम देखते हैं r इज इक्वल टू √ यहाँ पे क्या था 2x², ओके, और 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। क्या आपको सब चीज़ का स्क्वायर वहाँ पे दिख रहा है, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई किए तो 2 का भी स्क्वायर मेरे को दिख रहा है, x का भी मेरे को स्क्वायर दिख रहा है, और कॉस का भी मेरे को स्क्वायर दिख रहा है। अब आप सोच रहे हो सर ये थीटा बाई 2 पे स्क्वायर क्यों नहीं है, तो थीटा बाई 2 एक एंगल है, ठीक है, उस पर स्क्वायर रहना ज़रूरी नहीं है, फंक्शन को देखना होता है हम लोग को, थीटा से मतलब नहीं होता, थीटा का स्क्वायर नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सब पे स्क्वायर है, इसका मतलब ये बाहर आ जाएगा, देखो 2 और 2 तो 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 आ गया बाहर,
फिर x का स्क्वायर है तो x भी आ गया बाहर, फिर cos का स्क्वायर है तो यहाँ भी आ गया आपका cos थीटा बाई 2। तो रिजल्टेंट जब भी निकालना होगा क्या हो जाएगा 2x cos थीटा बाई 2। ओके, क्या हो जाएगा 2x cos थीटा बाई। अब यहाँ पे x क्या है सर, तो x वो चीज़ है जो आपका दो वेक्टर को इक्वल कर रहा है। जैसे बोल रहा दो वेक्टर इक्वल है, कितने के बराबर है, 7 न्यूटन के बराबर है, तो x आपका 7 न्यूटन हो गया। ठीक है, थीटा अगर मान लो बोल रहा है 30 डिग्री, तो आपका यहाँ पे थीटा हो गया 15 डिग्री, थीटा बाई 2 कर देना है, डायरेक्ट लगा देना है फॉर्मूला जब आपको पता चले कि दो वेक्टर आपस में इक्वल हैं तो। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसके बाद हम लोग डायरेक्शन देखते हैं, लेकिन उससे पहले आराम से इसका ले लो तुम लोग स्क्रीनशॉट। सो गाइज अब इसका हम लोग देखेंगे डायरेक्शन, कि भाई इसका डायरेक्शन क्या होता होगा। तो डायरेक्शन के लिए क्या लगाते हैं फॉर्मूला, टेन अल्फा। टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, बी साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, तो हम लोग के पास जो बी है वो भी एक्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स साइन थीटा और यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस एक्स कॉस थीटा। ठीक है, तो एक्स प्लस एक्स कॉस थीटा है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स साइन थीटा, और ये x प्लस एक्स कॉस थीटा हो जाएगा, x को ले लेंगे अगर कॉमन तो ये बन जाएगा क्या 1 प्लस कॉस थीटा। गाइस देखो 1 प्लस कॉस थीटा जैसी बना दिमाग में आ गया होगा कि सर ने 1 प्लस कॉस थीटा क्यों किया, इसलिए किया ताकि मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकूं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब क्यों ऐसा किया ये थोड़ी देर में भी समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है। तो साइन 2 थीटा का ये एक फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं बोलूं कि साइन थीटा, तो देखो ध्यान से, अगर यहाँ 2 थीटा था तो यहाँ थीटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ, थीटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अगर यहाँ थीटा रहेगा तो क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो हम यहाँ पे साइन थीटा के जगह पे क्या रख देंगे, ये चीज़ रख देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा एक्स साइन थीटा के जगह पे रख देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और नीचे x वैसे का वैसी, और 1 प्लस कॉस थीटा के जगह पे मैं क्या रखूंगा, 1 प्लस कॉस थीटा के जगह पे मैं रखूंगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे रख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो ध्यान से, x और x कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से कॉस थीटा बाई 2 और कॉस स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, तो बच क्या रहा है साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। निकाल क्या रहे हैं टेन अल्फा, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है आप सबको पता है, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। सो टेन को अगर एलिमिनेट करें तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा थीटा बाई 2। अब इसी चीज़ को थोड़ा तुम प्रैक्टिकली सोच के देखो, प्रैक्टिकली क्या है कि अगर यहाँ पे क्या बोला गया कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या है इक्वल है। इक्वल है मतलब मेरे को 5 न्यूटन से कोई इधर ना खींच रहा है और इधर भी 5 न्यूटन से खींच रहा है, तो दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। अब इक्वल हो गए तो इसका मतलब मैं कहाँ जाऊँगा सेंटर में जाऊँगा, इसीलिए जो अल्फा रहेगा मतलब जो डायरेक्शन रहेगा वो क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाफ हो जाएगा। तो इसको थ्योरेटिकली भी हम लोगों ने प्रूव कर दिया और प्रैक्टिकली भी हम लोगों ने समझ लिया कि अगर कोई मेरे को 5 न्यूटन से इधर ना खींचता है और 5 न्यूटन से इधर खींचता है, बीच का अगर 60 डिग्री है तो मैं 30 पे जाऊँगा क्योंकि दोनों साइड से बराबर से खींचा जा रहा है। अगर मे बी ये ज़्यादा होता ये कम होता तो डिफरेंट हो सकता था। ठीक है, इसका आराम से ले लो स्क्रीनशॉट। और इसके बाद हम लोग मूव करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देन फिर उसके बाद हम लोग पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखते हुए मल्टीप्लिकेशन वेक्टर को देख के चैप्टर को ख़त्म करेंगे। ओके, तो जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। सो गाइज अब हम लोग देखेंगे कौन सा लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर एडिशन का एक दूसरा लॉ जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन बस ये नाम का लॉ है। ठीक है, अगर देखा जाए ना तो ये ट्रायंगल लॉ को ही कॉपी करके बनाया गया है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये नाम का है। नाम का कैसे है देखो, उसमें क्या बोला गया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या बोला गया था कि अगर दो वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड को दिखाए तो जो तीसरा रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा। यही बोला गया था ना कि दो वेक्टर अगर ट्रायंगल के दो साइड को दिखाए तो जो ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा वो क्या होगा रिजल्टेंट होगा। अब पैरेललोग्राम लॉ में क्या बोला जा रहा है, पैरेललोग्राम लॉ में ये बोला जा रहा है कि अगर दो वेक्टर पैरेललोग्राम के दो साइड को दिखाए
तो उसका जो डायगोनल होगा क्या होगा, डायगोनल जो होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो ध्यान से सुनिएगा, पैरेललोग्राम लॉ का दो साइड, मतलब पैरेललोग्राम का दो साइड, तो मान लीजिए पैरेललोग्राम का ये एक साइड है, ये दूसरा साइड सपोज दैट ये वाला चीज़ है, ये पैरेललोग्राम का दो साइड हो गया, ये मान लो ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है, पैरेललोग्राम का दो साइड दो वेक्टर को दिखा रहा है, तो उसका जो डायगोनल होगा ना, उसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल दिख रहा है ये वाला चीज़, इसका जो डायगोनल होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, मतलब ये आर वेक्टर होगा। तो आपको कैसे लग रहा है कि ये ट्रायंगल लॉ के मतलब इक्वल है, अभी आपको लग नहीं रहा होगा, क्योंकि सर इसमें उसमें क्या था, उसमें रिजल्टेंट कौन था, तीसरा साइड, लेकिन इसमें रिजल्टेंट कौन है, इसका डायगोनल, ठीक है। तो देखो इक्वल कैसे होता है, अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ अगर हम ड्रॉ करें तो जैसे ये ए वेक्टर है वैसे ही ये क्या होगा, यहाँ पे बी वेक्टर भी होगा, क्योंकि जितना बी यहाँ पे उतना ही बी यहाँ होगा, ठीक है। इसी तरह से देखें तो ये वाला जितना ए इतना यहाँ पे है उतना ही ए यहाँ पे भी होगा। तो अगर हम इस चीज़ को ध्यान से देखें तो ए वेक्टर यहाँ दिख रहा है, बी वेक्टर यहाँ दिख रहा है, आर यहाँ दिख रहा है, क्या ये ट्रायंगल लॉ वापस से नहीं आ गया, अगर इसको हम बंद कर दे तो ट्रायंगल लॉ देखो फिर से आ गया, ए वेक्टर बी वेक्टर और आर। फिर से अगर हम यहाँ से इसको एक्सटेंड करेंगे, फिर यहाँ से अगर 90 बनाएंगे तो क्या फिर से ये ट्रायंगल लॉ के जैसा ही है। तो इसका भी रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या आएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इसका भी रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला यही आएगा। और यहाँ से जितना अल्फा बनेगा वही इसका डायरेक्शन भी आएगा, तो tan अल्फा इज इक्वल टू इसका tan अल्फा इज इक्वल टू इसका डायरेक्शन भी वही चीज़ का होगा, क्या होगा, b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा। ओके, तो यही है आपका क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बाद अगर हम देखें तो दूसरा लॉ अपने पास आता है, कौन सा लॉ, पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ, ठीक है। तो अगर हम पॉलीगन लॉ की बात करें तो पॉलीगन लॉ में मतलब पॉली मतलब बहुत सारा साइड जब आने लगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइड्स आते हैं, तो पॉलीगन में क्या होता है, बहुत सारा साइड आने लगता है। तो बहुत सारा साइड आएगा तो क्या होगा, कैसे जोड़ेंगे, देखो अगर मान लो ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये एक दूसरा वेक्टर है जिसका नाम है बी वेक्टर, ठीक है, ये एक तीसरा वेक्टर है जिसका नाम है सी वेक्टर, ये एक चौथा वेक्टर है जिसका नाम है डी वेक्टर, ये पांचवा वेक्टर है जिसका नाम है ई वेक्टर, और ये छठा है जिसका नाम है एफ, जो कि पूरे रिजल्टेंट है, ठीक है। जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट का होगा, ठीक है। तो एफ का निकालने के लिए कैसे होगा, सॉरी एफ को इधर से भी दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ऐसे भी दिखा सकते हैं। तो निकालने का कैसे होगा, देखो इसमें भी ट्रायंगल लॉ ही आएगा। ट्रायंगल लॉ कैसे आएगा, देखो ध्यान से, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अगर हम यहाँ से ऐसे डॉटेड बना दें और फिर देखें ध्यान से, तो देखो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल लॉ बना, ए वेक्टर बी वेक्टर ट्रायंगल लॉ बना, तो ये आर निकल के आया, आर क्या निकल के आया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अब ये जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ रहा है, ये कुछ अलग चीज़ थोड़ी ना होता होगा, एक नंबर होता होगा कि भाई इतना रिजल्टेंट इसका है, 10 है 15 है, कुछ नंबर आता होगा। तो अगर मेरे को सी का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ऐसे डॉटेड ले जाएंगे, और ये वाला जो चीज़ आया है ये भी तो एक वेक्टर बन गया ना, तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर ये आ जाएगा, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसी तरह से यहाँ पे अगर देखें तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। अब ये जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है ना, ये अपने में एक वेक्टर बन चुका है, उसको जोड़ रहे हैं हम लोग डी के साथ। उसी तरह से अगर मैं बात करूं ई का, तो ई का भी वही सेम चीज़ होगा, ठीक है। जैसे देखा जाए तो ये तो रिजल्टेंट यहाँ का लिखा गया। अगर हम यहाँ का देखें एफ का, तो यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, ऐसे लिखाएगा तो जाके आपका किसका आ जाएगा, एफ का आ जाएगा। तो यही है आपका क्या, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टरेशन। ये सब आर निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें भी डायरेक्शन निकालने के लिए सेम यही फार्मूला लगाते हैं। तो ये ज़्यादा वेक्टर्स के लिए हम लोग काम करते हैं। अब गाइस हम लोग देख रहे होंगे पोजीशन वेक्टर को और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर, ठीक है। तो जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे मूव करते हैं हम लोग पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे। सो गाइस अभी हम लोग देखेंगे पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, समझो ध्यान से। मान लो कि किसी वेक्टर को मेरे को पोजीशन से बताना है। पोजीशन से मतलब कि उसको कोऑर्डिनेट में बताना है। कोऑर्डिनेट में बताने के लिए क्या करना होगा, हमको एक कोऑर्डिनेट लेना होगा, ठीक है।
जैसे ध्यान से समझिए, जैसे आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, 9th या 10th में पढ़ा होगा, क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि ये एक तरह का ऐसे जो होता है, ये आपका x एक्सिस होता है और ये आपका y एक्सिस होता है। और यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई भी पॉइंट को भी बात करते हैं, मान लीजिए जैसे 2,3 लिखा हुआ है, तो 2,3 का मतलब 2 जो है यहाँ से यहाँ तक का दूरी 2 होता है, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है वो कितना होता है, 3 होता है, अगर हम देखें यहाँ पे तो। ठीक है, और ये जो 2 है ये किसको बताता है, x को, और ये जो 3 है किसको बताता है, y को बताता है। ठीक है, तो इस पोजीशन को ऐसे बताता है। अब मान लो कोई वेक्टर है जो इस पोजीशन पे है, तो उसको कैसे दिखाएंगे, तो उसको हम लोग पोजीशन वेक्टर के थ्रू दिखाएंगे, और उसको ओरिजिन से कनेक्ट करके दिखाएंगे कि ओरिजिन से वो कितना दूर पे है। ठीक है, बात को समझना ध्यान से। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पोजीशन वेक्टर को देख रहे हैं। तो पोजीशन वेक्टर मान लीजिए मेरा इस पॉइंट पे है x, y, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी x और यहाँ से यहाँ तक का दूरी y है। इसके साथ ये बीटा एंगल बना रहा है और इसके साथ ये अल्फा एंगल बना रहा है। तो इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे हम लोग, इस वेक्टर को लिखेंगे r वेक्टर इज इक्वल टू x i कैप y j कैप। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि x इज व्हाट, x इज द मैग्नीट्यूड। क्योंकि अभी मैंने बताया ना 2 और 3 का एग्जांपल, तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो क्या है, x है, तो x इज व्हाट, x है मैग्नीट्यूड, और i कैप क्या है, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद अगर y का बात करें तो y और j कैप किसके लिए हो गया, डायरेक्शन के लिए। तो जो पूरा वेक्टर हुआ क्या हुआ, x i कैप प्लस y j कैप। ठीक है, x और y यहाँ पे मैग्नीट्यूड है और i कैप और j कैप यहाँ पे डायरेक्शंस हैं। तो अगर मेरे को रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, केवल मैग्नीट्यूड को निकालना है। तो क्या होगा, r वेक्टर सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ द r, देखो r वेक्टर के मॉड लगा दिए, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ r है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ r इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब तुम सोच रहे होगे सर यहाँ पे डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे लिख दिया आप, आपको तो यहाँ पे लिखना चाहिए था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, उसके बेसिस पे आपको वैल्यू डालना चाहिए था। लेकिन आप डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे लिखती है। तो हमको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो वेक्टर है इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 बन रहा है। तो हम अगर सिंपली लिखे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं रिजल्टेंट के लिए, क्योंकि 90 के केस में मैंने आपको पढ़ाया है r इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ देखें तो x के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, तो अल्फा, देखो x के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाई आर। अब ये एक्स बाई आर कैसे तुम लोग लिख दिया, आप सोच रहे होंगे कि सर ये एक्स बाई आर कैसे लिखा गया। तो देखो x क्या है यहाँ पे, अल्फा के लिए x क्या है यहाँ पे, बेस, और r यहाँ पे क्या है, ये है r, ये है आपका r वेक्टर। तो यहाँ पे r क्या है, परपेंडिकुलर, सॉरी r है तुम्हारा हाइपोटेनस। तो x बाय आर मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस कौन देगा, कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाय आर। यहाँ पे अगर देखें तो कॉस बीटा होगा, कॉस बीटा क्यों होगा, क्योंकि y बाय आर, यहाँ पे ये क्या है बेस, ये क्या है हाइपोटेनस, तो y बाई आर क्या हो जाएगा, कॉस बीटा हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है गाइस। इसी चीज़ को अगर हम 3D में बात करें, किस में बात करें, 3D में, मान लो कि ये मेरे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये मेरे पास z एक्सिस है, 3 एक्सिस के लिए है। तो यहाँ पे जो हमारा बनेगा पॉइंट वो क्या होगा, x, y, z, 3 होगा ना। तो 3 के लिए जो रिजल्टेंट आएगा r वेक्टर का मॉड वो क्या आ जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसका वेक्टर कैसे लिखाएगा, तो सिंपल वही एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, और तीनों में प्लस का साइन रहेगा। जैसे यहाँ था एक्स आई कैप, वाई जे कैप, प्लस में क्या हो जाएगा, जेड के कैप। मैग्नीट्यूड ये है, और डायरेक्शन की बात करें तो हो जाएगा एंगल विथ एक्स एक्सिस, क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा वही आपका कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाई आर, एकदम रट लो, एक्स एक्सिस अल्फा, वाई एक्सिस बीटा, और जेड एक्सिस यहाँ से यहाँ तक जो हो जाएगा गामा। तो कॉस अल्फा एक्स बाई आर, उसी तरह से हम बात करेंगे तो कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई बाई आर, और इसी तरह से हम बात करेंगे कॉस गामा के बारे में, तो कॉस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड बाई आर। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं किसको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है जैसे मान लो कि आपके क्लास में 2 लड़के बैठे हुए हैं कुछ दूरी पे, जैसे ये एक लड़का है एक दूसरा लड़का है, कुछ दूरी पे बैठा हुआ है, तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना ही बेसिकली क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो मान लो 2 वेक्टर है जो अलग अलग कोऑर्डिनेट पे है, ठीक है, कहीं भी, जैसे कि कोऑर्डिनेट इसका है x1 y1 z1, इसका एक अलग कोऑर्डिनेट है, इसका एक अलग कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इन दोनों के बीच का हम लोग को क्या निकालना है, गैप निकालना। उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, कि ये वेक्टर से ये वेक्टर कितना डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब कितना दूर है, ठीक है।
तो अगर हम ट्रायंगल लॉ का देखें, इस चीज़ को अच्छे से देखें और ट्रायंगल लॉ को समझे, तो ये है अपने पास यहाँ पे ओरिजिन O, ठीक है, ये OA हुआ, ये AB हुआ और ये OB हुआ। तो हम अगर ट्रायंगल लॉ के हिसाब से देखें तो यहाँ अगर देखें तो 90 बन रहा है यहाँ पे, तो हम देखें तो OA प्लस AB इज इक्वल टू क्या होगा, OB होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से ये दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। तो यहाँ पे वही लिखा गया OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, ये जो है आपका यहाँ पे AB वेक्टर बन रहा है। तो OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर, ये वाला OB वेक्टर। तो AB वेक्टर अगर मैं निकालूं, क्योंकि हमको तो AB निकालना है ना, हमको तो OB नहीं निकालना, हमको क्या निकालना है, AB निकालना। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। कैसे हुआ, देखो AB इधर है, ये OA उधर चला गया, तो OB में से OA चला गया। अच्छा OB क्या था, तो R2 वेक्टर था, उसमें से R1 चला गया। अच्छा R2 वेक्टर को कैसे लिखेंगे, तो R2 मेरा क्या है, x2, तो x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप, वही चीज़ लिखा गया, x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप, माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था, R1, तो R1 को क्या लिख देंगे, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, और माइनस करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, x2 माइनस x1 i कैप प्लस प्लस y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, j कैप, प्लस z2 माइनस z1 क्या हो जाएगा, k कैप। इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा AB निकलेगा, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन भी रहेगा, वो आगे के क्लास में मैं कराऊंगा जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर, वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वेक्टर का। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वेक्टर को देखेंगे, जिसमें हम लोग स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट को समझेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है। तो जल्दी से ले लीजिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट। तो गाइज अभी हम लोग देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट को। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होता है कि जैसे साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग लगाया, साइंटिस्ट लोगों ने दिमाग क्या लगाया कि उन्होंने देखा कि अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा। तो उन्होंने देखा दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से वेक्टर आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने एक जगह ऐसा भी देखा कि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से क्या आ गया, स्केलर आ गया, ठीक है। जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से वेक्टर आ गया तो उसको उन्होंने नाम रख दिया क्या, क्रॉस प्रोडक्ट। क्या नाम रख दिया, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से स्केलर आ गया तो उसका उन्होंने नाम रख दिया डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। क्लियर रहेगा कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करे और वेक्टर आ जाए। डॉट प्रोडक्ट का मतलब जब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करे और स्केलर आ जाए, इसीलिए यहाँ पे डॉट है, ठीक है। और स्केलर आ रहा मतलब इसको डायरेक्शन से मतलब नहीं है, इसको केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में क्या है, वेक्टर को मल्टीप्लाई करके वेक्टर आ रहा है, इसको मतलब वेक्टर को डायरेक्शन से मतलब है। तो इसमें डायरेक्शन होगा, उसमें डायरेक्शन नहीं होगा। याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन है, डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से समझे तो यहाँ जो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है उसका क्या होता है फॉर्मूला, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, ए बी साइन थीटा और यहाँ पे एन कैप, ये आता है आर वेक्टर का तुम्हारा फार्मूला जब तुम लोग क्या करते हो, क्रॉस प्रोडक्ट करते हो। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में क्या आ जाता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, एन कैप इज वॉट, डायरेक्शन के लिए। लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब ए वेक्टर को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करो। तो इस केस में क्या आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल देखें तो आपका जैसे होता है टॉर्क, जो टॉर्क होता है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स भी यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स भी वेक्टर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी वेक्टर, तो वेक्टर इनटू वेक्टर, टॉर्क जो आ रहा है ये भी वेक्टर। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हुआ कि टॉर्क जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी है जो कि क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है।
याद रखेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ क्या है, डॉट प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल बताते हैं। दोनों वेक्टर होना चाहिए, लेकिन आना क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन करके स्केलर। यानी कि फोर्स और आपका अगर देखें वर्क डन का अगर बात करें तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन आ क्या रहा है, वर्क डन। और वर्क डन वेक्टर नहीं है, वर्क डन इज व्हाट, वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी। तो जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किए और स्केलर आ गया तो वो कैसा है, डॉट प्रोडक्ट है। इसीलिए आपने कभी देखा होगा 9th क्लास में कि W इज इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस थीटा भी लिखते हैं। एफ डॉट एस कॉस थीटा इसीलिए लिखते हैं क्योंकि ये कैसा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है। ओके, तो अब यहाँ पे कुछ केसेस हैं जो आप लोग को करने हैं। जैसा कि अगर हम बात करें कि इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 रख दे तो क्या होगा, और इफ़ अगर थीटा को 90 रख दे तो क्या होगा। इसमें भी कर देते हैं इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और यहाँ कर देते हैं इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे आपको एकदम फर्क दिख जाएगा कि किसके अंदर मैग्नीट्यूड है और किसके अंदर डायरेक्शन है। देखो, अगर यहाँ थीटा 0 है तो इसका मतलब एक वेक्टर ऐसे होगा तो दूसरा वेक्टर भी ऐसे होगा, तो उसका मतलब रिजल्टेंट ऐसे जाना चाहिए। तो आर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो यहाँ पे कुछ रिजल्टेंट आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसका मतलब गाइस कि यहाँ पे अगर ये x के डायरेक्शन में जा रहा मतलब आई कैप है, और ये भी x के डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब ये भी आई कैप है। तो अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखें तो आई कैप मल्टीप्लाई मतलब आई कैप क्रॉस, क्योंकि क्रॉस है ना, तो आई कैप क्रॉस अगर आई कैप करते हैं तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में साइन 0 में 0 दे रहा है। इस तरह से जे कैप इंटू जे कैप करे तो वो भी 0 देगा, जेड कैप इंटू जेड कैप करे तो वो भी क्या देगा, 0 देगा। ठीक है। अगर 90 की बात करें तो देखो 90 में क्या होगा, कुछ इस तरह से वाई एक्सिस यहाँ और एक्स एक्सिस यहाँ। ठीक है, मतलब आई कैप यहाँ, वाई और जे कैप यहाँ। तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखो आर वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए बी साइन 90 डिग्री। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और उसका जो डायरेक्शन आएगा, डायरेक्शन एन कैप, वो उस रिजल्टेंट के बराबर आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। जैसे अब यहाँ पे आई है और यहाँ पे क्या है, जे है, तो आई और जे के बीच में कितना डिग्री है, 90 डिग्री है ना। तो यहाँ पे बनेगा आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, इज इक्वल टू वैल्यू आना चाहिए ए बी के बराबर। तो ए बी मतलब किसके बराबर आ रहा मालूम है, ये जो इधर आपका आई और जे है ना, तो इधर क्या है के, तो किसके बराबर आ रहा है, के के बराबर आ रहा है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये किसके बराबर आएगा, के बराबर आएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें जे इंटू के, जे कैप इंटू के कैप, तो इसका डायरेक्शन क्या आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें के कैप इंटू आई कैप, तो इसका डायरेक्शन क्या आ जाएगा, जे कैप के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन है, इसीलिए तुम लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना होगा। जैसे देखो सपोज दैट मान लो कि ये है मान लो आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस, तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना वो किधर आएगा, जेड एक्सिस में, मतलब आई कैप और जे कैप। तो आई कैप इंटू जे कैप किधर आएगा, के कैप के बराबर में। उसी तरह से जे कैप इंटू के कैप किसके बराबर में आएगा, आई कैप के बराबर। उसी तरह से के कैप इंटू आई कैप किसके बराबर में आएगा, जे कैप के बराबर में आएगा। मतलब ये इसका रिजल्टेंट बना रहा है, इसका डायरेक्शन यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। ओके, फिर उसके बाद अगर हम लोग यहाँ देखें डॉट प्रोडक्ट में देखें, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या है, थीटा 0 डिग्री है, तो थीटा 0 है तो देख लो आर इज इक्वल टू ए बी कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बी आ गया। इसका मतलब 0 बेसिस पे अगर रहेगा, मतलब 0 एंगल पे रहेगा, तो 0 पे रहने पे क्या होगा, यहाँ पे ए बी वैल्यू आ रहा, मतलब आई कैप डॉट आई कैप यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह से जे कैप डॉट जे कैप यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और के कैप डॉट के कैप यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये केवल मैग्नीट्यूड देता है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं देता, इसीलिए दोनों का वैल्यू 1 होगा। इस तरह से अगर हम बात करें आर इज इक्वल टू ए बी कॉस 90 डिग्री की, तो कॉस 90 का क्या होता है, 0। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें आई कैप डॉट जे कैप का, तो 0 होगा।
यहाँ बात करें जे कैप डॉट के कैप का तो वो भी जीरो होगा, और यहाँ बात करें के कैप डॉट आई कैप का तो वो भी जीरो होगा। तो देख रहे हो जस्ट अल्टरनेट है, ठीक है। तो यही है आपका क्या, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको क्या करना होता है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके वेक्टर आए तो, और डॉट प्रोडक्ट कब करना होता है, जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके स्केलर आए तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ वैल्यूज आपको लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, और नहीं समझ में आए तो फिर से पीछे जाना है और समझना है, और फिर उसके बाद कोई दिक्कत हो तो ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो मूव करेंगे, इसके बाद हम लोग एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे मूव करेंगे जिसको बोलते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है। तो अभी हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड देखते हैं, कैसे दो वेक्टर को डिटर्मिनेंट मेथड से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा, ओके। सो गाइज अभी आप लोग देखोगे डिटर्मिनेंट मेथड को। डिटर्मिनेंट मेथड में क्या होता है कि मान लो ये एक वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर कुछ इस तरीके से दे रखा है, A1 आई कैप, B1 जे कैप और C1 के कैप, उस तरह से A2 आई कैप, B2 जे कैप और C2 के कैप। इस पे मान लो कुछ क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको दे रहा हूँ, ये आपको लोग का होमवर्क भी हो सकता है, ये आपको बनाना होगा खुद से। जैसे मान लो क्वेश्चन में क्या दे दिया, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है। ये मान लो दे दिया आपका A वेक्टर इज इक्वल टू इतना है, फिर बोल देगा B वेक्टर इज इक्वल टू 4 आई कैप 2 जे कैप माइनस, या फिर छोड़ो प्लस में ही देते हैं हल्का, 8 के कैप, ठीक है ऐसा। और आपको क्या करना है, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने का एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड। तो अभी आप लोग क्या सीख रहे हो, आप लोग सीख रहे हो डिटर्मिनेंट मेथड। तो डिटर्मिनेंट मेथड कैसे होगा, तो देखो हम लोग करते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जिसमें आई कैप जे कैप और के कैप को ऐसे लिखते हैं, और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस याद रखना है। ये कोड मतलब समझो कि है, आपको प्लस माइनस प्लस रखना है। इसके पीछे डिटर्मिनेंट का बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो वो अभी देने लगेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल इतना जानिए, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस रखना है। उसके बाद यहाँ A1/A2 मतलब A1A2 ऐसे लिखना है, फिर B1B2 और C1C2। अगर हम A1A2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस पर क्या करना है, ऐसे हाथ रखना है। क्या दिख रहा है, B1B2 C1C2, तो इसमें क्या करना है, C2B1 को मल्टीप्लाई करना है और B2 C1 को मल्टीप्लाई करना है। तो कुछ इस तरीके से I को बाहर लिखना है। ये जो है ये मॉड है ताकि वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव में आए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2B1 और यहाँ क्या हो जाएगा, B2 C1। देखो बंद करो, यहाँ से है ना C2B1 और यहाँ से B2 C1, वही चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे C2B1 और यहाँ पे B2 C1 मतलब मल्टीप्लाई करना है ऐसे, फिर माइनस जे, यहाँ पे C2A1 और A2 C1, फिर उस तरह से प्लस के B2 A1 और यहाँ पे A2 B1। क्यों हो रहा है, देखो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ प्लस था। जैसे यहाँ देखो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या होगा, I जब इसको मल्टीप्लाई किया तो C2B1 हुआ, तो C2B1 यहाँ लिखा हुआ है। फिर उसके बाद B2 C1 है तो B2 C1 यहाँ लिखा हुआ है। फिर माइनस ऑफ जे था तो माइनस ऑफ जे वैसे का वैसे। इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या हुआ, A1 C2, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, A2 C1 यहाँ लिखा गया। फिर प्लस किए था वैसी का वैसी। फिर यहाँ देखो A1 B2 और यहाँ पे A2 B1। इसी में आपको क्या करना है, ये A1 A2 के बराबर इसको समझना है। ये आपका किसके बराबर है, ये आपका A1 के बराबर है, और ये आपका किसके बराबर है, A2 के बराबर। ये आपका किसके बराबर है, B1 के बराबर। ये आपका किसके बराबर है, B2 के बराबर। ये C1 के बराबर और ये C2 के बराबर। और इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके कमेंट में बताना है कि A क्रॉस B आपका कितना आया है। अगर सच में आपने पूरा लेक्चर देखा है तो आप इसका कमेंट में आंसर दे सकते हो, अदरवाइज मैं ये समझूंगा कि आपको चैप्टर समझ में नहीं आया। तो अगर आपने सच में देखा है तो थोड़ा सा 5 मिनट टाइम निकाल के इसका आंसर करके कमेंट में बताना, क्योंकि एक टीचर को तभी अच्छा लगता है जब बच्चे उसके क्लास को पसंद करते हैं, उसके क्लास में इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो अगर आंसर आता है तो काफ़ी अच्छा लगेगा मेरे को कि आप लोग भी मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हो, मेरे टीचिंग को अप्रिशिएट कर रहे हो, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।